नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो है सम अदर यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य यूजेस क्या हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है मैनेजेस द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है मेमोरी को मैनेज करना। मेमोरी का मैनेज करने से क्या मतलब है? इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के मेन मेमोरी को मैनेज करने में हेल्प करता है, मदद करता है। मोर ओवर, इट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी टू ऑल द एप्लीकेशंस एंड टास्क। इसका काम होता है जितने भी आपके एप्लीकेशन कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, जितने भी टास्क आपके कंप्यूटर में हो रहे होते हैं, उसे जब जरूरत हो तो मेमोरी को एलोकेट करना, उसके लिए मेमोरी देना, ठीक है। और जब उस एप्लीकेशन को जरूरत ना हो या ऐसा हो कि वो एप्लीकेशन बंद कर दिया गया हो, ठीक है, तो उस मेमोरी को वापस डी एलोकेट कर देना, यानी साधारण भाषा में कहें तो मेमोरी को वापस ले लेना या मेमोरी को आप वापस फ्री कर देना। दूसरा आपका जो काम है वो है मैनेजेस द सिस्टम फाइल्स, ठीक है। सिस्टम फाइल को ये मैनेज करता है। इसका मतलब ये हुआ, इट हेल्प्स टू मैनेज फाइल ऑन द सिस्टम। हमारे सिस्टम में जो भी फाइल्स हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ऑल द डेटा ऑन द सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल। आप जैसा जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो किस रूप में होता है? वो फाइल के रूप में होता है, फाइल के फॉर्म में होता है। इट मेक्स इंटरेक्शन विद द फाइल इजी। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फाइल के साथ जो इंटरेक्शन है, फाइल के साथ जो हमारा जुड़ाव है, उसको इजी बनाता है। हम इजिली अपने फाइल के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं और फाइल को एक्सेस और यूज कर पाते हैं। थर्ड है प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट कीप्स द सिस्टम एंड एप्लीकेशंस सेफ थ्रू ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन के इस्तेमाल से या ऑथराइजेशन के जरिए ये हमारे सिस्टम और हमारे एप्लीकेशन को सेफ रखता है। दस द ओएस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द सिस्टम। इस प्रकार से जो हमारा ओएस है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऊपर जो हमने बात कहा वो उसके साधारण काम थे। मुख्य कामों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिस्टेड बिलो। जो मुख्य इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके तहत बताया गया है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच जॉब शुड यूज द प्रोसेसर एंड फॉर हाउ लॉन्ग। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि कौन से जॉब के लिए प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाएगा और कितने देर तक। यानी प्रोसेसर कब इस्तेमाल किया जाए, किस जॉब के लिए इस्तेमाल किया जाए, और उस जॉब के लिए प्रोसेसर कितनी देर तक बिजी रहेगा या उसके लिए वो प्रोसेसर काम करेगा। इट एलोकेट्स द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस। ये हमारे प्रोसेसर को किसी प्रोसेस के लिए, किसी काम के लिए एलोकेट करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। एंड डी एलोकेट्स प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और जब लगता है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अब खत्म हो चुका है, उस प्रोसेस को अब प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, तो हमारे प्रोसेसर को वो डी एलोकेट करता है, यानी फ्री कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी हम लोग पढ़े थे ना, रैम, याद होगा आपको, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ख्याल रखता है, ध्यान रखता है प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय whom। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का जो है ध्यान रखता है, ख्याल रखता है कि हमारे मेन मेमोरी का कौन सा पार्ट, ठीक है, हमारे मेन मेमोरी का
कितना हिस्सा, कौन सा पार्ट यूज में है, ठीक है, और कौन सा पार्ट एंड व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज, और मेमोरी का कौन सा हिस्सा यूज में नहीं है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे मेमोरी का कितना परसेंट यूज में है और कितना परसेंट यूज में नहीं है। इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल, प्रोसेस का मतलब वही टास्क हो गया, ठीक है। इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किसी प्रोसेस को कब मेमोरी चाहिए, ठीक है, और हाउ मच, कितना मेमोरी चाहिए, ये सब कौन तय करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। इट एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। ये कहता है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये करता है कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है मेमोरी का, ठीक है, कोई काम होना है तो काम को होने के लिए मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए। तो कोई प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के लिए, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमोरी के कुछ हिस्से को एलोकेट करेगा एंड डी एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट एंड नहीं, और हैज बीन टर्मिनेटेड। इसके अलावा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी को डीएलोकेट करेगा, मेमोरी को फ्री करेगा या मेमोरी को वापस ले लेगा। कब लेगा, व्हेन अ प्रोसेस नो नो लॉन्गर नीड, अगर प्रोसेस को मेमोरी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, या हमारा जो काम खत्म हो गया है, तो वैसे स्थिति में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी को वापस ले लेगा, जो यूज में है उसको वापस ले लेगा। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है डिवाइस मैनेजमेंट। अब देखिए डिवाइस क्या है। डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड डिवाइस के बारे में बात हो रहा है। चाहे आपके कंप्यूटर में जो तरह तरह की जो डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सारे को यहां पर कहा गया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक डिवाइस है प्रिंटर, ठीक है, तो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो प्रिंटर का होगा सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है प्रिंटर का ड्राइवर। तो प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट होगा और इस प्रकार से प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से जुड़ पाएगा, ठीक है। यहां पर कहा गया है इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ध्यान में रखता है सारे डिवाइसेस को, ठीक है, तो इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस एंड डिसाइड्स, और फैसला लेता है विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस, कौन से प्रोसेस को डिवाइस चाहिए, ठीक है, कब चाहिए, एंड फॉर हाउ मच टाइम। जैसे मान लीजिए कि प्रिंटिंग का काम करना है, प्रिंटिंग का काम करने के लिए तो प्रिंटर डिवाइस चाहिए, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कब जो है ना, कब जो है प्रिंटर को हम लोगों को देना है और कितने देर तक देना है, मुझे प्रिंटर का सर्विस है ना कितने देर तक प्रोसेस को देना है, और है ना कितनी देर तक उसको प्रोसेस को देना है। इट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द डिवाइस इन द इफिशियंट वे। ये हमारे डिवाइस को इफिशियंट वे से या बड़े अच्छे तरीके से एलोकेट और डीएलोकेट करता है कि कब डिवाइस को यूज करने देना है और कब डिवाइस को यूज करने नहीं देना है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके बारे में बताया गया है अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विथ इंफॉर्मेशन। हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन के साथ काम करता है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ईटीसी, और हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करता है। दस इस प्रकार मैनेजिंग दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को मैनेज करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल्स, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरी सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर।
हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जो डायरेक्टरी सिस्टम है, इन सभी को मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए कि बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, जिसमें से सबसे पहला टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब जब हम लोग बैच बोलते हैं तो ये बैच सुन के यही लगता है कि मेरे ट्यूशन का कोई बैच है जिस बैच में 10 बच्चे साथ में पढ़ते हैं या 15-20 बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बैच का मतलब वही हो गया बंच। ठीक है, ग्रुप। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विथ द कंप्यूटर डायरेक्टली। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक जमाने में यूज होता था, अब तो शायद बहुत कम यूज होता है। तो इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट जुड़ाव मेरे कंप्यूटर से नहीं होता है। वही लिखा है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। देयर इज एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, एक ऑपरेटर होगा विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। क्या होगा, मान लीजिए हम एक काम लेकर के गए, मेरे तरीके से बहुत सारा व्यक्ति अपना अपना काम लेकर के गया, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। वो ऑपरेटर ये देखता है कि किन किन लोगों का काम सेम टाइप का है। जैसे मान लीजिए मुझे बुलाया, मेरा काम देखा, और मेरे जैसे काम वाले और लोगों को बुलाया। फिर हो सकता है कि मेरे जैसे 5 लोग और थे, यानी मुझे मिलाकर 6 लोग हो गए, तो 6 लोगों का काम को क्या किया, ग्रुप किया। ठीक है, और ग्रुप करके एक बैच बना दिया। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट जॉब्स। सॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना। यहां पर ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो मेरे 6 जॉब्स है ना, मेरा जॉब है और 5 लोगों का और जॉब है, उसे सॉर्ट करेगा, अरेंज करेगा विथ सिमिलर नीड्स। ठीक है, उसने देखा कि हम 6 लोगों का एक जैसा काम है, तो उसे क्या किया, उसे जो है सॉर्ट किया, ग्रुप किया। इस तरह का एग्जाम्पल क्या होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो एग्जाम्पल्स आर पेरोल सिस्टम, बैंक सिस्टम, ईटीसी। तो ये सभी जो बैंक स्टेटमेंट्स है ना, बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ, बैंक स्टेटमेंट या जो आपका पेरोल सिस्टम है, ये इसी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर या इसी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है ये काम होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बटा हुआ होना। ठीक है, तो देखिए यहां क्या बताया गया है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू शेयर इट्स वर्क लोड ओवर मल्टीपल सर्वर्स मोस्टली एट मल्टीपल लोकेशंस। मान लीजिए दूर दूर में कंप्यूटर्स हैं, सर्वर का मतलब फिलहाल आप कंप्यूटर समझ लीजिए। ठीक है, एक काम आया, ठीक है, एक वर्क आया, तो उस वर्कलोड को क्या किया, बांट दिया गया। कुछ काम को ये सिस्टम नंबर 1 करे, कुछ काम को सिस्टम नंबर 2 करे, कुछ काम को सिस्टम नंबर 3 करे, कुछ काम को सिस्टम नंबर 4 करे। और कोई जरूरी नहीं है कि चारों कंप्यूटर एक ही बिल्डिंग या एक ही जगह पर हो, ये दूर दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, दूर दूर होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक, तो यहां पर यह कह रहा है कि इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कहाँ काम करता है, जहां पर हम लोग चाहते हैं कि वर्कलोड को, जो काम है, उसको अलग अलग सर्वर्स पर शेयर कर दिया जाए। कुछ काम इसको, कुछ काम इसको, कुछ काम इसको और कुछ काम इसको दे दिया जाए। इट शेयर्स डेटा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, ये शेयर करेगा डेटा को एंड रिसोर्सेस अमॉन्ग इट्स मल्टीपल सर्वर्स टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये डेटा और रिसोर्सेस को इन सारे जो कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है, इन सारे कंप्यूटर्स या ये सारे जो सर्वर्स हैं, ठीक है, इनके बीच शेयर करेगा, ताकि जो हमारा जो इफिशियंसी होगा, जो हमारा क्षमता होगा, वो पूरा का पूरा या ज्यादा से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो डेटा और रिसोर्स को शेयर इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो है आपका यूनिक्स और लाइनक्स। यानी ये एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है मिल करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइंस एंड द जॉब्स हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। मान लीजिए कि एक काम है और एक काम को एक फिक्स्ड डेडलाइन दे दिया गया है।
कि इतने समय में इसको खत्म करना है। तो इस तरीके के काम को करने के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वही कह रहा है कि इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइन, जो भी काम होगा उसको एक फिक्स्ड डेडलाइन दे दिया जाता है, एंड द जॉब हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइन, और उसको और उस जॉब को कंप्लीट होना होता है उसी डेडलाइन के भीतर, उसी समय के भीतर। द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मेजर्ड by its ability to complete its job within the specified deadline। कोई सिस्टम कितना बेहतर जो है परफॉर्म कर रहा है उसका मेजरमेंट है ना, उसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो उसको हम मेजर करते हैं ये देखते हुए कि क्या क्षमता है, ठीक है, कंप्यूटर का क्या क्षमता है कि क्या उसने स्पेसिफाइड डेडलाइन में काम को खत्म किया कि नहीं किया। अगर स्पेसिफाइड डेडलाइन में है ना, जो स्पेसिफाई कर दिया गया कि हाँ ये निश्चित समय में इस काम को खत्म करना है, अगर वो खत्म करता है तो कहेंगे सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो यहाँ पर लाइनक्स ओएस लिखा हुआ है, विंडोज सीई लिखा हुआ है, ये आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो है इंटरैक्टिव ओएस। देखिए इंटरैक्टिव ओएस के बारे में सिंपली ये कहा जाता है कि जहां पर एक इंसान और एक कंप्यूटर बड़ा अच्छे तरीके से जुड़ पाता है। जैसे आप मोबाइल में आप एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा भी आप देखो तो मोबाइल को दो तीन दिन हाथ में रखेगा तो बड़ा इजीली समझ जाता है कि मोबाइल को ऑपरेट कैसे करना है। तो वो एक इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉयड आपका इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए भी होता है, इंटरैक्टिव, जिसमें एक यूजर एक कंप्यूटर से बड़ी जल्दी से बड़ी आसानी से जुड़ पाता है, जुड़ जाता है। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंप्यूटर सिस्टम्स कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द कंप्यूटर। यानी इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको ऐसे आप जानते हैं कि कोई यूजर किसी कंप्यूटर से कितना आसानी से या कितना ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ पाता है, दैट इज इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट यूजर्स हैव ग्रोन अप यूजिंग मैकेंटोस और विंडोज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्टली जितने भी यूजर हैं, चाहे हम हैं चाहे हमारे से पीछे वाला जो जनरेशन है, उन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है? मैकेंटोस इस्तेमाल किया है या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है कंप्यूटर पर। ठीक। विच आर प्राइम एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिकल इंटरैक्टिव सिस्टम, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है ग्राफिकल इंटरैक्टिव सिस्टम का, जहां पर ग्राफिक्स के जरिए हम बड़ा आसानी से कंप्यूटर से जुड़ पाते हैं। माउस के होने से जस्ट क्लिक करते हैं, कोई भी प्रोग्राम ओपन करना होता तो जस्ट क्लिक करते हैं, क्लिक करके जो है कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो ये इंटरैक्टिव सिस्टम हुआ। गेम्स एंड सिमुलेशंस आर इंटरैक्टिव सिस्टम। जो आप गेम्स खेलते हो, ठीक है, या सिमुलेशंस वगैरह हैं, ये जो है एक अच्छे इंटरैक्टिव सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐसा समझ लेना है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर बड़ा जल्दी जुड़ पाता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मेनी यूजर्स टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे यूजर होंगे जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस को, है ना, रिसोर्स को एक ही वक्त पर क्या करेंगे? शेयर कर पाएंगे। ठीक है। जो कि यहां पर कह रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत सारे यूजर्स को किसी कंप्यूटर के रिसोर्सेस को शेयर करवा देता है। अगर अब भी समझ में ना आया हो तो इसे इस प्रकार से समझिए। इन अदर वर्ड्स, टाइम शेयरिंग refers to the allocation of computer resources in time slots to several programs simultaneously। ऐसे समझ लीजिए कि कंप्यूटर का जो रिसोर्स है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो भी क्या है? एक रिसोर्स है, कंप्यूटर का एक रिसोर्स है। मान लीजिए कि तीन यूजर काम कर रहे हैं, तीनों को वो प्रोसेसर चाहिए। तो ये प्रोसेसर जो है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तीनों को अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रोसेसर तो एक है, एक वक्त में तो एक ही प्रोसेसर, मतलब एक वक्त में प्रोसेसर किसी एक के पास ही जाकर के काम कर पाएगा। ठीक है। तो यहां पर यह कहता है कि वो प्रोसेसर कुछ देर के लिए, इसके लिए हो सकता है कि 1 माइक्रो सेकेंड
1 माइक्रोसेकेंड के लिए इसके पास आया, अगले के लिए भी 1 माइक्रोसेकेंड के लिए आया, अगले के लिए भी 1 माइक्रोसेकेंड के लिए आया। तो ये प्रोसेसर सबके पास बारी बारी से जाता है। ठीक है, सभी जो प्रोसेस हैं, जो तीनों यूजर हैं, यूजर तीनों तो कोई प्रोसेस कर रहा होगा, तो तीनों यूजर के पास वो क्या होता है, बारी बारी से जाता है, और सभी के पास टाइम जो है, टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि इसके पास इतने समय के लिए, इसके पास इतने समय के लिए, और तीसरे के पास इतने समय के लिए। तो वही कह रहा है, द टाइम अलाउड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो टाइम वो देता है प्रोसेसर किसी के पास, किसी प्रोसेस के लिए या किसी यूजर के लिए, वो बहुत ही छोटा होता है। and the user are given the impression that they each have their own CPU and they are the sole owner of the CPU। यानी आप ऐसे समझ लो कि तीन काम है, तीनों के पास प्रोसेसर बड़ी तेजी से जा रहा है, उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास। ठीक है, रिटर्न होकर फिर पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर पहले के पास आता है, फिर दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है। ये इतना फास्ट जो है प्रोसेसर तीनों के यूजर के पास जाता है कि तीनों को लगता ही नहीं है कि ये प्रोसेसर सबका काम कर रहा है। सबको लगता है कि प्रोसेसर मेरे लिए केवल काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेसर केवल मेरे लिए काम कर रहा है, इसलिए यहां लिखा हुआ सोल ऑनर ऑफ द सीपीयू। हर एक यूजर को वही लगेगा कि सीपीयू का तो ऑनर है मैं, सीपीयू तो मेरा काम कर रहा है, जबकि उसको एहसास ही नहीं होता है कि सीपीयू इतना फास्ट है कि वो तीनों काम को जो है कर रहा है, और इतनी तेजी से कर रहा है कि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं कि यही प्रोसेसर बाकी लोगों का काम भी कर रहा है। ये होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जब टाइम शेयर कर दिया जाता है प्रत्येक जॉब के लिए। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस सिस्टम्स रन्स ऑन अ सर्वर, यानी एक कंप्यूटर है, एक सर्वर कंप्यूटर है, उस पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। दिस सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा। एक सर्वर पर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, इसमें कैपेबिलिटी होता है, क्षमता होता है डेटा को मैनेज करने का। ठीक है, यूजर को मैनेज करने का, हो सकता है कि इस सर्वर से जुड़े हुए बहुत सारे यूजर होंगे, उसको मैनेज करेगा, ग्रुप्स को यूज करेगा, सिक्योरिटी में जो है उसको मैनेज, सिक्योरिटी देखेगा, एप्लीकेशंस जो भी रन कर रहे हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है, उसको देखेगा, एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्षमता होता है सभी चीजों को मैनेज करने का, डेटा मैनेज करना हो, यूजर मैनेज करना हो, सिक्योरिटी देखना हो, एप्लीकेशंस देखना हो, या और भी दूसरे जो नेटवर्किंग फंक्शंस है उसको देखना हो, वो सारा कुछ आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। किसके ऊपर? किसी सर्वर कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, these types of operating systems allows shared access of files, printers, security applications, and other networking functions over a small private network। इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अलाउ करता है कि हम फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, है ना, इन सभी चीजों को हम जो है शेयर कर सकें। ठीक है, किसी प्राइवेट नेटवर्क में। मतलब ऐसे समझ लो, नेटवर्किंग तो हम लोग जो है आगे चलकर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे एक मेन कंप्यूटर है, इससे जुड़ा हुआ बाकी सारा कंप्यूटर है, तो ये जो मेन कंप्यूटर है ना, उसी को सर्वर कहते हैं। जो मेन कंप्यूटर है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को सर्वर कहते हैं। इस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसके जरिए आप जो है, मान लीजिए सर्वर से जुड़ा हुआ एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर एक रिसोर्स है, हम इस प्रिंटर को बाकी सारे कंप्यूटर के साथ भी शेयर कर लेंगे। वही यहाँ पर कह रहा है कि हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, इस सर्वर कंप्यूटर में कोई फाइल है, वो फाइल भी बाकी सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर पाएंगे। तो ये सब किसके जरिए हो पाएगा? अगर आपके सर्वर पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी बचे टॉपिक को कवर करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स के बीच इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना, और उन्हें जो है कहना कि हाँ, आसाम बोर्ड के लिए क्लास 9 के लिए सारा कंटेंट जो है यहाँ पर इस चैनल पर मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।